तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल एडू मंत्रा नीट पे। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने शुरू किया है क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 में हमने अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। उस क्लासिफिकेशन में हमने जो है RH विक्टेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात किया। मैंने ये भी बताया कि RH विक्टेकर का क्लासिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबल क्लासिफिकेशन क्यों था। मैंने उसके प्रोस और कॉन्स को भी आप सबके सामने रखे कि क्यों ये मोस्टली एक्सेप्टेबल माना जाता है, क्यों ऐसा माना जाता है कि इसी को सबसे ज़्यादा दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। मैंने उसके भी कारण बताए। मैंने ये भी बताया कि कैसे RH विक्टेकर साहब ने कंप्लीट 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीशीज को जो है 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज को जो है उन्होंने 5 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसका नाम मैंने आपको बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मैंने अलग अलग बताया कि मैं सबको आप सबके को अलग अलग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया सबके बारे में अलग अलग डिस्कशन करूंगा, सबके बारे में अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो उसी सिलसिले में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 4, और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ाने वाले हैं मोनेरा। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि मोनेरा मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले डला हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन के कारण, कुछ वीडियो ब्लीचिंग के कारण और कुछ उसमें मैं बोल सकता हूं कि नॉलेजिकल एरर के कारण मैंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया है। उस वीडियो में थोड़ा बहुत एरर आ गया था, इसीलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया है। ये नया फ्रेश वीडियो मैं फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें चीज़ें तथ्यात्मक और NCERT से ली गई हैं। उसमें एक टॉपिक पे लेके मैं खुद भी कन्फ्यूज हो गया था, मेरा मन और मेरा माइंड दोनों कंट्रोवर्सी में पड़ गया। एक टॉपिक था उसमें मैंने ही डिस्कस किया था, उसमें मैं खुद ही मेरा माइंड और मेरा मन दोनों ही कंट्रोवर्सी में पड़ गया, जिसके कारण अंततः जीत मेरे माइंड की हुई और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट वे टू इन्फॉर्मेट द स्टूडेंट्स, सो आई डिलीट द वीडियोस। सो डोंट माइंड, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिस्टेक। हम तो इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो फिर आगे चलिए, इन सब बातों को ज़्यादा हवा ना देते हुए शुरू करते हैं आगे के इस लेक्चर को। और आज समझते हैं मोनेरा, कंप्लीट मोनेरा के बारे में, कंप्लीट मोनेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि मोनेरा के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें को हम लोग डील करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको यहां पे पूरा का पूरा नीट का कंटेंट देने वाला हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए साथियों, सबसे पहली बात, मोनेरा ये शब्द दिया गया था एंटोनी वान लेविनहॉक के द्वारा 1675 में। 1674 से 1675 के बीच में, 1674 से 1675 के समय के बीच में, जब एंटोनी वान लेविनहॉक ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पर कंक्लूड किया, एंटोनी वान लेविनहॉक ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसीडर किया, फर्स्ट लाइफ सेल के रूप में बैक्टीरिया को लाया, तब उन्होंने ये आइडिया दुनिया को दे दिया कि मेरे प्यारे साथियों, इस धरती पे ऐसा भी जीव है जिसके पास, मतलब हालांकि 1675 के बाद उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को दिया कि धरती पे कोई एक ऐसा जीव है जो कि बिना न्यूक्लियस के भी जिंदा रहता है। और उन्होंने कहा कि इसके पास में बहुत ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जिससे ये अपना भरण पोषण करता है। इस बात को लेविनहॉक साहब ने बहुत क्लियर तरीके से मेंशन किया था अपने समय में, और उसी क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने माना कि हमारा जो बैक्टीरिया का ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ था। तो मैंने इसमें साथियों, इसकी शुरुआत ही मैंने यहीं से की है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा की आत्मा, मोनेरा का प्राण अगर कोई है तो वो है बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया जो है मोनेरा के अंदर है। अब सारे के सारे नहीं है, सारे के सारे जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, उनको मोनेरा के अंदर में रखा गया है।
साथियों ध्यान से समझना इस बात को, जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, सबके सब कहाँ रखे गए हैं? मोनेरा के अंदर में रखे गए हैं। अच्छा तो भाई साहब बात करते हैं यूकैरियोटिक बैक्टीरिया कहाँ है? तो भाई साहब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। अभी ज्यादा उछलो मत, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि मोनेरा के अंदर में जितने भी यूकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं हम उन्हें रखते हैं। इतना बात क्लियर। अगला बात है कि ये ग्रुप जो है सबसे पहले लेविनहोक साहब के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। सबसे पहले लेविनहोक साहब ने इसके बारे में आइडिया दिया था। ये सबसे अबंडेंट है। अब ये सबसे अबंडेंट क्यों है? मतलब भाई साहब ये कहीं भी पाया जाता है यार। इतना समझ लो ना कि मोनेरा ग्रुप का ये मतलब हम क्या बोल सकते हैं ना कि ये वो मिडिल क्लास लड़का है ना जो कहीं रह लेता है ना। ये वो मिडिल क्लास लड़का है, समझ लो। इसका एग्जांपल मैं बेस्ट दे रहा हूं कि मतलब मोनेरा जो है, मोनेरा के हैबिटेट के बारे में अगर कोई बात करे, तुमसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनेरा का हैबिटेट कैसा होता है, तो समझ लेना ये हमारे सामान्य वर्ग से, हमारे सामान्य घर से जाने वाले उस बच्चे के समान है जो कि एक तैयारी करने के लिए दिल्ली, पटना, बॉम्बे, कोटा आदि शहरों में जाता है और कितना से कितना हार्श कंडीशन, कितना से कितना बुरा कंडीशन क्यों ना हो वहां पे रह जाता है। मेस का खाना गंदा क्यों ना हो, रूम भले एक खुद के सोने के बराबर रूम नहीं होता है, वैसा रूम क्यों ना हो, हर एक सिचुएशन में सरवाइव कर जाता है। सेम का ये बैक्टीरिया के साथ में है। ये बैक्टीरिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया सेम है। ये भी बैक्टीरिया और कुछ नहीं, ये मिडिल क्लास लोगों के तरह ही है। हम मिडिल क्लास वालों की यार जिंदगी की पूछो ही नहीं यार। कब हमारी सुबह होती है, कब हमारी शाम ढलती है, कब हमारी रात होती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम मिडिल क्लास लोग हैं यार। हमें तो ना ही सहारा पूंजीपतियों ने दिया और ना ही सहारा हमारी देश की सरकार ने दिया, हमें तो मिडिल क्लास कह के छोड़ दिया जाता है यार। हम हर जगह से बेसहारा हैं। आरक्षण भी मिला तो गरीबी के आधार पे मिला, हम मिडिल क्लास उसमें भी नहीं है। सुविधा भी मिला, भगवान ने सुविधा भी दिया तो अमीरों को दिया, हम उसमें कहीं नहीं। यार हम लोग की जिंदगी आसान नहीं होती, बहुत टफ होता है मिडिल क्लास आदमी का जिंदगी। और वाकई में स्ट्रगल देखना है ना, अगर वाकई में तुमको रियल स्ट्रगल देखना है ना, तो एक उस मिडिल क्लास नीट एस्पायरेंट का देखो जो अपना घर बार भूल के, सब कुछ त्याग के, चंद रुपयों में अपने महीने का गुजारा कैसे करता है, ये देखो। तो ये सेम मिडिल क्लास बच्चों की तरह ही है। इसको चाहे तुम कितना गर्म पानी में रखो वहां भी सरवाइव कर जाएगा, चाहे तुम कितने ठंडे जगह पे रखो वहां भी सरवाइव कर जाएगा। इसको तुम इवन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, यानी जो माल जुगाली करने वाले होते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये लोग जुगाली करते हैं। जुगाली करने वाले जानवर के गट में यानी इंटेस्टाइन में बैठा हुआ है ये बैक्टीरिया। ये किसी भी कंडीशन में भाई सब सरवाइव करने के लिए तैयार है। ये अपने आप को फिट रखा है। और साथियों आपको भी इसी बैक्टीरिया के तरह बनना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करना आपको आना चाहिए। अगर आप एक सच्चा विद्यार्थी हैं तो आपको किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करना आना चाहिए। असली में जीत मिडिल क्लास वालों की ही होती है। आज नहीं तो कल होगी, लेकिन दोस्तों ये जिंदगी है, एक न एक दिन मुकम्मल होगी। अगला है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, सब के सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब भाई साहब बार बार ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, क्या है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो सुनो साथियों अच्छे से। सेल को अगर हम न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और सेल को उसके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो सेल डिवाइड होता है दो टाइप में। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। जरा सी बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में माना जाता है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, पहले भी मैंने बात किया है, और कैरियोट का मतलब होता है
न्यूक्लियस, यानी जिसका न्यूक्लियस जब से वो ऑर्गेनिज्म खोजा गया है उसके बाद से अभी तक उसका न्यूक्लियस जैसा पहले था आज तक वैसा ही है, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। देखिए मैं पूरे यूट्यूब को चैलेंज दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे जितने भी टीचर नीट ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं इन सारे टीचर्स के डिफिनीशन से सबसे अलग मैंने प्रोकैरियोटिक का डिफिनीशन दिया है। और विश्वास मानना साथियों, मैं ये हवा में डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं और हवा में ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी से इस डिफिनीशन को प्रमाणित किया है और खुद को उस स्टेज पे पहुंचाया है कि मैं ये बच्चे को सामने बोल सकता हूं कि नहीं, तब ये डिफिनीशन सारे टीचर्स बोल देते हैं पुराने टाइप के न्यूक्लियस को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। नहीं मेरे भाई, पुराना न्यूक्लियस तो नहीं है, वो जब से ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस इस धरती पे आया है तब से लेकर आज तक उस ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। जरा देखते हैं कि इस प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर में होता क्या है। तो साथियों सबसे पहले इसका सेल का शुरू होता है कि सबसे सेल का आउटर कवरिंग, ये वाला जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लैक से, ये वाला पोर्शन इसका आउटर कवरिंग होता है। इस आउटर कवरिंग जो इसका होता है, ये आउटर कवरिंग बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। किसका? ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स का इसका आउटर कवरिंग बना होता है। अच्छा, इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली लेयर, ये मान लो ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ये वाला पोर्शन आपको ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, और ये वाला पोर्शन ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो होता है इसका सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोजिक नहीं होता है इसका सेल वॉल। इसका सेल वॉल के अंदर में म्यूरिन होता है, इसके सेल वॉल के अंदर में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, इसके सेल वॉल के अंदर में म्यूरिन होता है, इसके सेल वॉल के अंदर में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और इसके सेल वॉल के अंदर में पहला तो म्यूरिन हो गया, दूसरा पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, और किसी किसी में लाइपोप्रोटीन देखा गया है और किसी किसी में लाइपोप्रोटीन नहीं देखा गया है। तो एक म्यूरिन होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और एक या तो आप बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन में शायद होते हैं और नहीं भी होते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन तो मैं इस पे कंफर्म हूं। म्यूरिन तो होता ही होता है, म्यूरिन तो मेन ही होता है इसका। तो ये हो गया इसका ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गया इसका सेल वॉल। सेल वॉल हो गया आपका किसका? सेल वॉल हो गया आपका म्यूरिन प्लस पेप्टिडोग्लाइकेन, सबसे आउटर लेयर हो गया, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद वाला लेयर सेल वॉल। अच्छा, अब बात करते हैं अगले लेयर को। तो प्यारे साथियों, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके सेल के अंदर में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगा और उसी फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। अब एक पते की बात आप लोग को बताऊं साथियों, देखो पते की बात अगर मैं बात करता हूं, पते की बात इसमें करूं तो सबसे पहले इसका मैं मिटाऊं पूरा कंप्लीट। इसका मैं अगर बात करूं, पते की बात करता हूं, तो फर्स्ट लेयर जो है इसका, सबसे पहला है क्या आपका? फर्स्ट लेयर है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर है आपका सेल वॉल, जो कि म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। अच्छा, तीसरा लेयर का बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पते की बात मैं बताता हूं, ये तीनों मिल के बनाते हैं सेल एनवेलप। क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप, यानी सेल का एनवेलप। अच्छा, आपके घर में आप लोग अपने बाबा दादा से पूछिएगा, आप लोग तो नहीं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल आके ना इतना ज़्यादा आप लोगों को क्या बोले ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब मोबाइलें आ गई, अब तो लोग ईमेल कर दे रहे हैं। लेकिन अपने बाबा जी लोग से पूछिएगा कि जब कोई लेटर आता था तो कैसे आता था। पहले लेटर एक एनवेलप के अंदर में होता था। एनवेलप फाड़िए, एनवेलप फाड़ने के बाद तब लेटर निकालिए, तब लेटर पढ़िए, फिर उसी एनवेलप में घुसाइए, आपको जहाँ रखना है रख दीजिए। इंपॉर्टेंट लेटर है तो रख दीजिए, कोनो नौकरी वोकरी के कागजात है, कोनो जमीनी वमीन कागजात है तो रख दीजिए, नहीं तो जो मन मर्जी करे कीजिए। लेकिन पहले फैक्स से लेटर आता था तो वैसे ही आता था पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। एनवेलप होता था, उस एनवेलप के अंदर में प्रॉपर लेटर होता था। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बात करने की बात, पते की बात यह है कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये तीनों मिलके जो है सेल एनवेलप बनाते हैं, सेल का एनवेलप बनाते हैं, यानी इसके अंदर जो सेल का मेन मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को आप लोग क्या बोलते हैं, तो उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अच्छा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में देखिए एक न्यूक्लियस फोल्डेड स्ट्रक्चर है, फोल्डेड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और मेन समझने वाला जो स्ट्रक्चर है यही है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को तो हम लोग कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, NuClioid, न्यूक्लियोइड। यही तो है इस बैक्टीरिया का मेन डीएनए, और यही तो है इस बैक्टीरिया का, और इसी कारण से तो ये यूकैरियोटिक कहलाता है। अगर ये प्रोकैरियोटिक रहता, सॉरी, इसी कारण से तो ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है, और अगर ये यूकैरियोटिक रहता मेरे प्यारे साथियों, तो इस न्यूक्लियोइड की जगह पे इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता और उसके अंदर फोल्डेड डीएनए होते हैं। बात सही है। अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड के अलावा कुछ कुछ और चीजें तैरती रहती हैं, जैसे इंक्लूजन बॉडी, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो उसके अंदर के फैगोसाइटोसिस को, उसके अंदर के क्रोमेटिड को, या उसके अंदर के और भी मैकेनिज्म को कंट्रोल करती हैं, जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी होते हैं। इंक्लूजन बॉडी के अलावा इसके अंदर में जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और मेरे को अच्छे से पता है इसके अंदर में 70S राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, जब मैं आप लोग को शायद सेल चैप्टर, हाँ सेल चैप्टर, जब सेल चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट में पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा 70S और 80S राइबोसोम क्या होता है। 70S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम होगा तो प्यारे साथियों सबसे पहले एक बात ध्यान में देना है, आज के बाद से मैं जहां भी अगर ये शब्द यूज करूं राइबोसोम, आप लोग समझ जाना कि ये ऑर्गेनेली जो है अपना प्रोटीन खुद से बनाएंगे। जहां भी मैं राइबोसोम की बात करूंगा, जहां भी मैं आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताऊंगा, आप लोग ये समझ जाना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेंगे। इनका प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इससे खुद का प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेंगे। चलिए साथियों, बहुत अच्छी बात है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेंगे। चलिए इस बात पे हम लोग जोड़ देते हैं, इस बात पे आते हैं। अगला चीज, अगले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, अगले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक दिख रहा है, एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, कुछ ब्लैक से कुछ रेड से। तो देखिए जो छोटे छोटे इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलिएटेड टाइप का, इसको बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। ये सरफेक्टेंट रिएक्टेंट का काम करता है, यानी किसी भी सरफेस पे अगर बैक्टीरिया खड़ा है उस सरफेस को एकदम से अटैच करके पकड़ने का काम कौन करता है? पिलाई करता है। कौन करता है? पिलाई करता है। चलिए ये बात समझ गए कि पिलाई करता है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं इसमें करूं, अगला है आप लोग का, उसके बाद फिमरे। अच्छा, जो पिलाई से भी बड़े होते हैं, होंगे पिलाई के जैसे ही लेकिन पिलाई से थोड़े बड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये एक बॉडी सरफेस है, तो पिलाई अगर इसके इस पोर्शन को पकड़ के बैठा है तो फिमरे जो है इसके इधर के अटैचमेंट को संभालेंगे, इधर के अटैचमेंट को फिमरे संभाल लेंगे। ठीक है, यानी अटैचमेंट का काम टोटल कौन कर रहा है? ये और ये। और फ्लैजिला, ये फ्लैजिला जो होता है इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला के हेल्प से जो है कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये मूव कर पाता है, और लगभग सब में फ्लैजिला पाया जाता है, लगभग सब में फ्लैजिला पाया जाता है। अब अगर बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ रिटेन फॉर्मेट के बारे में, तो सबसे पहले होगा इसमें फॉल्स न्यूक्लियस आर फाउंड, फॉल्स न्यूक्लियस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। अच्छा, दूसरे पॉइंट की अगर मैं इसमें बात करूं तो दूसरे पॉइंट ये लिख सकते हैं, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर मैक्स सेल एनवेलप, मैक्स सेल एनवेलप। तीसरे की अगर बात करें तो 70S राइबोसोम फाउंड। चौथे की मैं बात करूं, ये आप अपने से भी पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरे फाउंड एंड इट मेड सरफेस स्ट्रक्चर। यानी सरफेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सरफेस के स्ट्रक्चर पे सबसे छोटा होगा पिलाई, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा फिमरे, और सबसे बड़ा होगा फ्लैजिला, जो इसके बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करेगा।
इतना बात क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। 70s राइबोसोम पाया जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। न्यूक्लियोइड होगा। अच्छा, डीएनए होगा, ये न्यूक्लियोइड के अंदर में डबल सर्कुलर नेक्ड डीएनए होगा इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंक्लूजन बॉडी होगा जो इसके अंदर के फेगोसाइटोसिस को कंट्रोल करेगा। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब आगे हम लोग समझ रहे हैं कि इसके मोनेरा के हैबिटेट आगे की स्लाइड में हम लोग समझेंगे। अब मोनेरा के सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कंप्लीट समझ गए, पूरे देख लिए कि मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर कैसा है। अब अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि मोनेरा का हैबिटेट क्या होता है, मोनेरा कहाँ कहाँ रह सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया आपको, लेकिन डिटेल में मैं चर्चा करूंगा कि मोनेरा कहाँ कहाँ रह सकता है। इसे क्यों जो है ना मास्टर ऑफ ऑल हैबिटेट कहा जाता है, यानी सारे हैबिटेट में ये रह सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। एनसीईआरटी ने ये वर्ड क्यों यूज किया है। एनसीईआरटी के एक दो और वर्ड पे हम लोग बहुत ज्यादा गहन तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन अगले स्लाइड में करेंगे। अभी के लिए इतना आप लोग लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं मोनेरा के और क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके हैबिटेट, मोनेरा के हैबिटेट के बारे में। इसके पिछले स्लाइड में हम लोगों ने बात किया किंगडम मोनेरा के सेलुलर स्ट्रक्चर के टाइप पे, यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है। उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में हमने बात किया कि प्रोकैरियोटिक में जो है 3 लेयर होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, जो तीनों मिला के सेल कैविटी या तीनों मिला के सेल एनवेलप बनाते हैं। उसमें क्या क्या था, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोले थे, ग्लाइकोकैलिक्स बोले थे। उसके बाद वाले लेयर को हम लोग क्या बोले थे, उसके बाद वाले लेयर को सेल वॉल बोले थे, जो कि मेनली म्यूरिन म्यूरिन से और पॉलीपेप्टाइड से ही मिलके बना हुआ था। उसके अंदर में हम लोगों ने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को देखा था। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड था, उसमें हम लोगों ने बात किया सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होता है, तो मैंने उसमें बताया कि अंदर की तरफ फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। उसके बाद हमने उसके राइबोसोम को देखा, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आते हैं। मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में खूब डिटेल में चर्चा कर लिया है। आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, आपको आसानी से उस चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी। अब इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें बात करने वाले हैं हम लोग मोनेरा के हैबिटेट के बारे में। तो शुरू में जब मोनेरा मैंने शुरू किया उसी समय बता दिया कि ये मास्टर होते हैं, मास्टर ब्लास्टर होते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में रहने के लिए ना अपने आप को फिट रखते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये इट ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द अर्थ सरफेस, धरती की किसी भी सतह पे, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टाइप के एग्जिस्टेंस में ये निवास कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है रहने में। तो उसके बेसिस पे रखा गया है, एक रखा गया इनका बोला जाता है कि एक होता है फेवरेबल हैबिटेट और दूसरा बोला जाता है कॉम्प्लेक्स और हार्श हैबिटेट। अगर इसकी बात करें तो इसमें आता है हमारे एकदम हॉट वाटर स्प्रिंग, सबसे ठंडा जगह, डेजर्ट, गॉट etc। इसमें जो आते हैं नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, इसमें नॉर्मली जो हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होता है वो आता है। तो ये सब जगह रहने के लिए ये फिट है, ये अपने आप को सब जगह रखने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। ये कहीं भी रह सकता है, ये किसी भी पॉइंट पे अपने आप को लड़ाने के लिए, ये किसी भी पॉइंट पे अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए तैयार है। ये एकदम चिल्ला के कहता है भाई साहब हम कहीं भी रह लेंगे, आप एक बार रख के तो देखिए हमको, आप हम नहीं रहे तो उसकी बात करना। यानी ये कहीं भी रहने के लिए रेडी रहता है। कौन, यानी मोनेरा का ये ग्रुप का बैक्टीरियास। अच्छा, बैक्टीरिया की अगर बात करें तो अगर रहने की ही बात करें तो कुछ जो है इसमें पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ जो है इसमें वो पैरासाइट्स भी होते हैं। तो ये पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या होता है। तो देखो, ये तुम्हारे पास चोरी चुपके आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे बॉडी पे निवास करेंगे, तुम्ही से न्यूट्रिशन ले जाएंगे और तुम्ही को चूना लगा के तुम्हारा ही काट के चले जाएंगे। देखो पैरासाइट में और भी चीज़ आते हैं,
पैरासाइट में एक बैक्टीरिया ही नहीं आता है मेरे साथियों, गौर करने वाली बात है, पैरासाइट में बहुत कुछ आ जाता है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है, मैं इशारों में बातों को समझा देता हूँ। पैरासाइट ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास आके तुम्हारे बॉडी पे चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हारी बॉडी के सरफेस को एकदम चिकना चपटा कर देंगे। उसके बाद से तुम्हारा ही न्यूट्रिशन लेने लगेंगे, तुम्हारा ही खून चूसने लगेंगे, तुम उनके चक्कर में फंस जाओगे और वो तुम्हारा खून चूसेंगे। जैसे तुम्हारा खून खत्म, वो अपने आप का अपना जगह चेंज कर लेंगे। समझ गए छोकरों? अब तुम लोग को इससे ज़्यादा इलाबोरेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है। पैरासाइट, अब ये जो है ना, कुछ मोनेरा के कुछ ग्रुप्स हैं जो पैरासाइट की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है भैया सर जी, हम मान लिए कि पैरासाइट जो होता है वो टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे पैरासाइट। यानी जो है ना, ये आएंगे तो ये बोल के आएंगे तुम्हारे पास, जब आएंगे तुमसे, जब इनको चिपकना होगा तो बोल के आएंगे, हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, ये तुमको बोल के आएंगे। जैसे इनका मकसद खत्म होगा, जैसे तुम्हारे अंदर से न्यूट्रिशन खत्म होगा, जैसे तुम एकदम से इनके लिए यूजलेस हो जाओगे, तब ये कहेंगे जाओ, तुम्हारी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेले जीने के लिए काफ़ी हूँ। अरे ससुरा, तू ही काहे नहीं कहता है, चाहिए तू ही काहे नहीं कहती है कि तू हमार खूनुआ चूस ली, और खूनुआ चूसने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, इसीलिए तू हमारे साथ नहीं रहना चाहती। डायरेक्ट बोलना। तो ये पैरासाइट का वही नेचर है कि पहले तुम्हारा खून चूसेगा सब, और उसके बाद में तुमको साइट लगा देगा सब। तो आजकल का जो होता है ना, आजकल की जो है सब, जितनी इस सब के सब पैरासाइट है सब। तो ये पैरासाइट से बच के रहिएगा लोग। जीवन में कुछ करना है ना, जीवन में आइडियल ऑर्गेनिज्म बनना है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से बच के रहिएगा। ठीक है, नहीं तो आप भी चक्कर में पड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नॉर्मल व्यू में मोनेरा के ग्रुप के 4 ही शेप में एग्जिस्ट करता है मोनेरा। ये हालांकि हम पहले भी डिस्कस किए हैं, 4 ही शेप में एग्जिस्ट करता है मोनेरा। पहला शेप है कोकस। अच्छा, ये कोकस अगर सिंगल होगा तो इसको सिंगल कोकस कहते हैं, अगर ये कोकस 2 गो में होगा तो इसको डिप्लोकोकस कहते हैं, और ये कोकस अगर एक कॉलोनी में होगा, एक चेन में होगा, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। STREPETO होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस रखने वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ही है। स्ट्रेप्टोकोकस ही सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट में रहता है। अच्छा, बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये सबसे एबंडेंट बैक्टीरिया होता है, सबसे एबंडेंट होता है। और ये जो है ना, आसानी से फर्मेंटेशन वगैरह करने के बाद में, या प्रोटीन डाइजेशन के टाइम में, गट में भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन डाइजेशन में ये बैक्टीरिया फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अच्छे तरीके मिल्क प्रोटीन जहाँ भी बनेगा, या प्रोटीन इसी से स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे बैसिलस आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल हमारे सबसे कॉमन में लैक्टोबैसिलस, भैया दही जमाने में ये काम में आते हैं लैक्टोबैसिलस। अगला सेप है विब्रियो। ये जो होता है वो कॉमा सेप्ट का बैक्टीरिया होता है, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस बैक्टीरिया माना जाता है। इसके अंदर विब्रियो कोलेराई आता है, विब्रियो मेस्पेरिलम आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आता है, लेकिन मेन है विब्रियो कोलेराई जो कॉलेरा कॉज करता है हमारे बॉडी के अंदर में। अगला है स्पाइरल सेप्ट। इस स्पाइरिलम यानी स्पाइरल सेप्ट बैक्टीरिया के पास में, इसके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला यानी इसके पास जो इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे स्पाइरल होगा ना, इसके यहाँ पे फ्लैजिला होगा, यहाँ पे मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजिला होगा। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये इसके पास फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये भी हमारे बॉडी के अंदर में जो है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद में सीवियर डिजीजेज कॉज कर सकता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें तुम रात में गाते हो मुझे नींद न आए चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
तो ये जो है ना ट्रिप्नोसोमा जब आएगा, ट्रिप्नोसोमा कॉज करेगा, तब आपके अंदर में जो है नींद के अंदर में आपकी कमियां होने लगेंगी, नींद आपको अच्छे से नहीं आएगा। ट्रिप्नोसोमा के अंदर में इसको स्लीपिंग सिकनेस का मेन एजेंट माना जाता है ट्रिप्नोसोमा को। विब्रियो आपको समझ ही गए कि विब्रियो मोस्ट इन्फेक्शियस होता है, विब्रियो कोलेराई है। अच्छा, बैसिलस समझिए गए, इलेक्टोबैसिलस चाचा दही जमाने के काम में आते हैं। कोकस में सिंगल होगा तो सिंगल कोकस, डुग होगा तो डिप्लोकोकस, चेन होगा, कोकस का चेन होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। ये मेनली होता है, ये सबसे अबंडेंट शेप होता है, बैक्टीरिया का सबसे अबंडेंट शेप होता है। अगला बता ही दिए कि पैरासाइटिक, यानी जब तक तुम्हारे शरीर में न्यूट्रिशन है तब तक तुमसे चिपका रहेगा, सब तुम्ही से सब कुछ लेगा सब। आजकल पैरासाइट सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं होते, पैरासाइट तो आजकल पूरा दुनिया हो गया है, ठीक है। जब तक तुम्हारे पास माल है तब तक दुनिया तुम्हारे साथ है, जिस दिन खत्म उस दिन, जिस दिन से न्यूट्रिशन तुम्हारे अंदर का खत्म उस दिन से गायब, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट बैक्टीरिया का हैबिटेट हम लोग डिस्कस कर लिए, एग्जिस्टेंस डिस्कस कर लिए कि किस किस रूप में। अब देखो इसके न्यूट्रिशन में कंप्लीट हम एक वीडियो बनाएंगे, बैक्टीरिया के कंप्लीट न्यूट्रिशन का हम एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। इसके दो टाइप, एक होता है आर्के बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है, उसमें बीजीए के बाद साइनो बैक्टीरिया या बीजीए का बात करेंगे, ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में। अच्छा, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया में बात करेंगे कि कैसे इसको पहला एग्जिस्टेंस माना जाता है। तो ये आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का पढ़ाने का ये तरीका हमारा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। और क्या कहूँ आगे, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप पहले हमारे वीडियो को देख पाएँ। बाकी हमारे ये कैसा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का सही तरीके से रिप्लाई कर दूँ। अन्यथा बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और दिवाली की खुशियाँ मनाते रहिए। हाल ही में अब 1-2 दिन बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली की खुशियाँ मनाइए। त्यौहार है हम सबका, साल में एक बार आता है, इसकी खुशियाँ मनाइए। और एडवांस में आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐसा ही जगमग करता रहे और आप दुनिया में उस दीपक के समान बने, आप दुनिया में उस दीपक के समान बने जो दीपक स्वयं को जलाकर दूसरे को प्रकाशमान करता है। धन्यवाद। इसी बात के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।